Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। एक्व सॉल्यूशन विच एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, और आपको चार ऑप्शन दिए हैं 0.015 मोलर ग्लूकोज, 0.01 मोलर KNO3, 0.015 मोलर यूरिया और 0.01 मोलर Na2SO4। देखिए यहां पर आपसे क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, क्वथनांक की बात कर रहा है, बट हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट नहीं करेंगे, हम रिलेट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन से। देखिए आपको याद आ रहा है कि डेल्टा टीबी जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, या हम इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सही। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है, बात समझे ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है इसका मतलब क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा टीबी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टीबी के। यानी कि अगर ये बढ़ेगा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। बातें समझ आई कि नहीं है? ठीक है भाई। अच्छा ये होता क्या है, तो डेल्टा टीबी जो होता है ये इक्वल टू होता है आई के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी जो होता है वो क्या होता है, आई के बी इंटू एम, वेयर एम जो होता है वो क्या होता है, मोलैलिटी होती है, यानी कि मोललता होती है। ठीक। दूसरा क्या है कि ये डेल्टा टीबी जो है वो क्या है, ये अणुसंख्य गुणधर्म है। ये क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलीगेटिव अगर प्रॉपर्टी है तो फिर ये अणुओं की संख्या पे निर्भर करेगी। जितने ज़्यादा अणु होंगे उतनी ही ज़्यादा ये होगा, यानी कि जितने अणु बढ़ेंगे उतना डेल्टा टीबी बढ़ेगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि क्वथनांक बढ़ेगा। ये अगर कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक। यहां पर मैं मोलैलिटी की जगह पर सी कंसंट्रेशन रख दे रहा हूं, मोलैरिटी रख दे रहा हूं, क्योंकि हमें मोलरता दी गई है तो हम यहां पर उसी को कंपेयर कर लेंगे। ठीक। तो इसका मतलब ये केबी जो है वो तो कांस्टेंट है, तो इसको हटा देते हैं। ये केबी मेरे पास कांस्टेंट है, इसको हम हटा देते हैं और बाकी सबको सॉल्व कर लेते हैं। बट उसके पहले आई की अगर मैं बात करूं तो आई आपको समझ में आ रहा है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन के। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन फॉर्म बाय डिसोसिएशन, यानी कि वियोजन के पश्चात प्राप्त आयनों की संख्या। ठीक। तो कुल मिला के डेल्टा टीबी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू सी मैंने कर दिया, सी मतलब मोलैरिटी के कर दिया। चलो भाई देखो, अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज तो टूटता नहीं है। ग्लूकोज जब नहीं टूटता है तो फिर इसका हम पूरा का पूरा अणु ले लेंगे। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन दी गई है 0.015, ग्लूकोज की मोलैरिटी दी गई 0.015, और ग्लूकोज का आई कितना है, आई 1 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये 0.015 आ गया मेरे पास डेल्टा टीबी। चलो भाई, अब पहला तो ये ग्लूकोज का हो गया, ए ऑप्शन का। अब बी ऑप्शन का जरा देख लो। बी ऑप्शन में मुझे दिया गया क्या, ये दिया है KCl। तो KCl जो होगा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 इंटू आई कितना है, तो इसको जरा तोड़ो, तो तोड़ोगे तो क्या होगा, K प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। तो कितने आपको आयन दे रहा है, 2 आयन दे रहा है, यानी आई का मान कितना है, 2 है। और जब आई का मान 2 है तो 0.02 ये आ गया। अब चलो सी का देख लो। सी में क्या है, यूरिया है। यूरिया टूटता नहीं है, ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा रहता है, तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा। तो चलो देख लो भाई, तो इसका मतलब है कि सी की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.015 दी, और ये पूरा का पूरा अणु रहेगा, यानी यहाँ पर वैल्यू जो आएगी 0.015 आ जाएगी। डी की बात देखो, तो डी की बात अगर देखें तो ये Na2SO4 है। Na2SO4 को तोड़ोगे तो तोड़ने पर 2Na प्लस देगा और SO4 पे 2 माइनस देगा, यानी कितने मोल आयन दे रहा है, टोटल 3 दे रहा है। कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, तो कंसंट्रेशन इसकी 0.01 है। मोल कितने दे रहा है, तो 3 मोल दे रहा है, तो इंटू 3। आंसर कितना आ रहा है, 0.03 आ रहा है। सबसे ज्यादा डेल्टा टीबी की वैल्यू कहां पर आ रही, तो भाई इसकी वैल्यू आ रही 0.015, इसकी वैल्यू 0.02, यानी इससे ज्यादा। ये 0.015 इसके बराबर, और यहाँ पर 0.3, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अगर डेल्टा टीबी का मान बढ़ेगा
तो बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक जो होगा वो किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। तो इस तरह से डी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है। इफ 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द solution is said to be 1 molar, 0.1 molar, 0.5 molar and minus 0.1 molar। तो पहली बात तो मोलैरिटी या मोलरता जो होती है माइनस में होती नहीं है, इस वजह से ये आंसर तो गलत हो गया। चलो भाई ठीक है, अब इन तीन में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो भाई सबसे पहले तो मोलरता का सूत्र लिखो भाई। मोलरता यानी कि m बराबर क्या होता है, तो ये होता है विलेय का भार, विलेय का भार यानी कि WB बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार यानी कि MB और गुणे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक, अच्छा सही। अब देखिए यहां पर दो चीजें कंफ्यूजन वाली हैं जो इन्होंने यहां पर दी है। पहली बात क्या, पहली बात तो इन्होंने 1000 ग्राम विलायक दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने जो विलायक दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम दिया हुआ है, और विलायक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो हम इसको जल मान के सॉल्व करते हैं, यानी कि वाटर मान के सॉल्व करते हैं। बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। दूसरा आपको वाटर का जो है यहाँ पर क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए आपको, बट इन्होंने तो यहाँ वेट दे दिया है। तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि वाटर जो है, वाटर जो होता है इसकी डेंसिटी जो होती है, वाटर का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम जो होगा ये इक्वल टू 1 ml के हो जाएगा। तो हमें कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम दिया है, यानी कि 1000 ग्राम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 ml के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1000 ml 1 लीटर के बराबर हो गया। बात को समझ में आई कि नहीं। ये चीजें कुछ अंडरस्टूड होती हैं क्योंकि आपको यहाँ पर उस ऑप्शन से ही हिट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है तो आपको ये सोच के खुद से चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको विलयन का लीटर में आयतन पता चल चुका है कि 1 लीटर होता है, और उसमें आप 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व कर रहे हो। अब आपको विलय का भार यानी कि वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लेना है। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6 है, कार्बन कितने हैं 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। टोटल ये वैल्यू आती है 180 ग्राम पर मोल, यानी कि 180 ग्राम जो है वो ये वैल्यू आ जाती है, ग्राम पर मोल आती है, यानी 180 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो चलो भाई भर दो। सॉल्यूट का वेट कितना दिया है 18 ग्राम, बाई सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180, लीटर में वॉल्यूम कितना है 1 है, वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोलर, ठीक है ना। तो आंसर जो इसका आएगा वो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, और ये आंसर आएगा 0.1 मोलर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे हैं कि 90 ग्राम आपने जल लिया, 90 ग्राम आपने क्या किया जल लिया, और उसमें जो है आपने 1.8 ग्राम जो है वो ग्लूकोज मिला दिया। तो अब आपको क्या करना है, ग्लूकोज के मोल प्रभाज बताना है, यानी कि x बताना है ग्लूकोज का क्या आएगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन की अगर आप बात करते हो तो आपने कहा कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज के मोल प्रभाज यानी क्या हो जाएगा x ग्लूकोज बोलेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा ग्लूकोज के मोल बाई ग्लूकोज के मोल और प्लस वाटर के मोल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा ग्लूकोज के मोल बाई ग्लूकोज के मोल प्लस वाटर के मोल, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का, अच्छा क्या तुमको मोल दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है वेट दिया है वाटर का और वेट दिया है ग्लूकोज का। तो भाई पहले ऐसा करो कि मोल निकाल लो। तो मैंने n ग्लूकोज निकाला, यानी कि ग्लूकोज के मोल यानी मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ ग्लूकोज बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, यानी ग्लूकोज का भार बटे ग्लूकोज का क्या हो जाएगा अणुभार। तो बताओ भैया ग्लूकोज का भार कितना दिया है 1.8 दिया है। अच्छा ग्लूकोज का अणुभार जरा निकालो। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6 है,
ठीक है ना। अब इसका अणुभार निकालते, कार्बन कितने हैं 6, कार्बन कितने हैं 6, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12 और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6। ठीक, कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है तो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ये टोटल करेंगे तो ये 180 ग्राम पर मोल आता है। ठीक है ना, यानी कि ग्लूकोज का अणुभार जो आता है वो कितना आता है 180 ग्राम आता है। तो आपने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी कितनी 180, पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ गया, यानी ये वैल्यू आ गई कितनी 0.01 मोल आ जाएगी। एक मिनट के लिए हाँ ठीक 0.01 मोल आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है ना। अब आपने वाटर का निकाला, तो वाटर की अगर आप बात करते हो तो वाटर का भी हम क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। वाटर का कितना होगा अणुभार, तो देखो भैया हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं तो 2 गुणे 1, ऑक्सीजन कितना है 16 तो टोटल कितना होगा 18 ग्राम पर मोल आ गया। यानी वाटर का अणुभार कितना होता है 18 होता है, कितना है 9 और बाई कितना 90 है, 90 ग्राम तुम्हें दिया हुआ है और बाई 18 कर देंगे तो यहाँ पर 5 मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि जो ग्लूकोज के मोल है वो 0.01 है और जो वाटर के मोल है वो कितने हैं 5 मोल हैं। तो चलो भैया रख दो जरा यहाँ पे, ग्लूकोज के मोल कितने 0.01 बाई ग्लूकोज के मोल कितने 0.01 प्लस वाटर के मोल कितने 5, ये वैल्यू आ गई कितनी 0.01 बाई हो जाएगी 5.01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0019। ठीक है ना, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0019 और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये मोल का रेशियो है। ठीक है ना, ये क्या मोल का रेशियो है, मोल का अनुपात होता है, इसकी वजह से मोल प्रभाज की कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आंसर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि क्लोरोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं मेथेनॉल से, मेथेनल से, प्रोपेनॉल 1 से, प्रोपेनॉल 2 से। तो देखिए एक कंडीशन है, एक्चुअल में जो क्लोरोफॉर्म जो है वो बनाते हैं मिथाइल कीटोन से। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है कि C डबल बॉन्डो के बगल में CH3 ग्रुप लगा होता है, उसमें कि ये CH3 जो होता है वो क्या करता है, वो क्लोरोफॉर्म के साथ यानी कि वो जो है क्लोरोफॉर्म बनाता है, यानी कि ये Cl2 और NaOH के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये CH-Cl3 बना देता है। चलो भाई ठीक है, बट यहाँ पर तो इस तरह का कोई कंपाउंड है नहीं। तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि इनके साथ में Cl2NaOH के साथ रिएक्शन कर जाता है या फिर H2NaOH के साथ रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होकर इस फॉर्म में आ जाता है, तो वो भी क्या करता है, वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, यानी कि वो भी क्लोरोफॉर्म बनाएगा। तो अब क्या क्या हो सकता है, तो देखो CHX इस तरह का कोई कंपाउंड हो, हैलाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप NaOH मिलाओगे वैसे वो क्या करेगा CH3CHOH बना देगा और ये जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजेशन के बाद में ये बना देगा। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। अब मान लो मैं अगर इसके आगे CH3 लगा दूं, अगर मैं इसके आगे CH3 लगा दूं तो ये वाला CH3 तो इन्वॉल्व हो जाएगा हेलोफॉर्म बनाने में। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं अगर CH3 इसके लगा दूं तो जब इसका IUPAC नेम लेता हूं तो ये 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और 1 2 3 इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। और ऑप्शन आप देख रहे हो कि प्रोपेन 2 ऑल यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। इनके स्ट्रक्चर बनाने पर आप देखेंगे कि अगर वो अल्कोहल दिया हुआ है तो उसमें कौन सा अल्कोहल इस तरह का है, कोई ऐसा अल्कोहल बन रहा है जिसमें कि आपको ये ग्रुप मिल रहा है। जैसे आपको ये वाला ग्रुप मिलता है तो आपके दिमाग में तुरंत फिट है कि भाई ये वाला बनाएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन और बाकी का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, कि भाई ये जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और आपका प्रोपेन 2 ऑल इन दिए गए ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मान लो कि मैं अगर कोई दूसरा कंपाउंड ले लूँ, जैसे सपोज करो CH3 CHOH मैंने ले लिया और फिर ये CH2 और ये CH3, यहाँ मैं कुछ भी लगा दूँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। यहाँ पर ये मिथाइल जो है वो क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बना देगा और बाकी का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक पराशरण दाब है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, इनमें से किस में हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सबसे ज्यादा पराशरण दाब होगा। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है, अभी फिर मैं बता रहा हूं। देखिए आप पराशरण दाब पाई इक्वल टू लिखते हो क्या, ICRT लिखते हो।
ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिया है, कुछ और दिया हुआ, टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये मान लेंगे कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो क्या है, स्थिर है। ठीक, ये क्या है, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है आपका, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, यानी कि ये विलयन गुणांक है। तो ये विलयन गुणांक है या विलयन नियतांक है, तो भाई ये तो नियत है ही, कांस्टेंट है ही। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि पाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आई और सी के। यहां पर सी क्या है, सी जो है वो मोलरता है, मोलैरिटी है। सी जो है वो क्या है, मोलरता है। ठीक है ना। मान लो कि ये भी कांस्टेंट हो जाए, यानी ये सबकी समान हो, यानी कि ये भी क्या है, ये सबकी मोलरता जो है वो सबकी समान दी हो। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर भी 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया है। इसका मतलब जो है कि ये भी अगर कांस्टेंट है तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के हो गया। बात समझ रहे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के। आई क्या है, आई जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर है, आई जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर है। और वेंट ऑफ फैक्टर ये बताता है कि किसी अणु को अगर आप डिसोसिएट करते हो तो वो कितने आयन बनाता है, यानी कि ये नंबर ऑफ आयन्स के बारे में बताता है, यानी कि आयनों की संख्या के बारे में बताता है। अब आयनों की संख्या के बारे में बताता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयनों की संख्या n की मान बढ़ा तो I का मान भी बढ़ेगा, और I का मान अगर बढ़ेगा तो आप देख रहे हो कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। भाई पाई क्या है, परासरण दाब है। परासरण दाब क्या होता है, अणु संख्य गुणधर्म होता है, अणुओं की संख्या पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे डिसोसिएशन के बाद में, जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतना ज़्यादा पाई की वैल्यू हो जाएगी। तो चलो भैया देख लो यहाँ पे, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर ये K+ में और Cl- में बन रहा है, ये 2 आयन बनाएगा। आप इसको जरा ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर ये बनाएगा 3NH4+ बनाएगा, और PO4 पे 3- बनाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 आयन मिलेंगे, 3 तो ये मिलेंगे और 1 ये मिलेगा, टोटल 4 आयन मिलेंगे। BaCl2 को जरा तोड़ दो तो BaCl2 को तोड़ने पर Ba पे 2+ चार्ज आएगा और Cl पे माइनस आएगा, यानी कि ये यहाँ पर टोटल 3 आयन मिलेंगे, 1 धनायन मिलेगा और 2 ऋणायन मिलेंगे। और यहाँ पर ये तो डिसोसिएट ही नहीं होता है, ये डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो भाई अब ज़्यादा कहाँ मिल रहे हैं, तो ज़्यादा हमको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। मान लो कि ये वो कहे आपसे कि आपको पराशरण दाब के घटते क्रम में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पराशरण दाब में रखना है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा पराशरण दाब जो होगा वो किसका होगा, बी का। उसके बाद फिर किसका हो जाएगा, सी का, और उसके बाद फिर हो जाएगा ए का, और फिर उसके बाद हो जाएगा डी का। बात समझिए ना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पराशरण दाब हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ इसको चेक कर सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करेंगे 8 ग्राम NaOH 450 मिली विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता है, यानी फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 8 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। और 3 और 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 0.444 मोलर, 0.492 मोलर, 0.0286 मोलर एंड 0.0392 मोलर। सीधे सीधे मोलैरिटी या मोलरता आपको निकालना है और उसका सूत्र लगाना है और देख लेना है। तो चलिए हम गिवन से इसको लगा लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या हमारे पास में है, तो गिवन में अगर हम देखें तो हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, यानी कि हमें जो है वो दिया हुआ है विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दिया है, 8 ग्राम दिया हुआ है। क्या हमें विलेय का अणुभार दिया है, NaOH का अणुभार दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो चलो भैया हम निकाल लेते हैं। विलेय हमारा कौन सा है, NaOH है। कितने सोडियम है, 1 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। हाइड्रोजन का 1 है। टोटल हो गया 40 ग्राम पर मोल, यानी इसके 1 मोल का भार जो है वो कितना है, 40 ग्राम है, यानी इसका अणुभार जो है वो आ गया 40 ग्राम, 40। अच्छा, अब क्या दिया, विलयन का आयतन दिया हुआ है, वो भी ml में दिया है, यानी कि VmL जो दिया है आपको वो दिया है 450 ml। ठीक है ना। बल्कि मैं यहाँ पर कह दूं कि V सॉल्यूशन यानी कि V विलयन जो है, यानी विलयन का आयतन जो दिया हुआ है वो 450 दिया है। अच्छा, मोलरता आपसे पूछ रहा है तो मोलरता आपको बताना है। मोलरता का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का भार गुणे 1000 बटे हो जाएगा विलेय का अणुभार
और गुणे विलेन का आयतन ml में, यानी कि मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक, अच्छा चलो भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है क्या, हाँ पता है, कितना 8 है, इनटू क्या हो जाएगा 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का पता है क्या, हाँ पता है भाई, कितना है 40 है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलेन का आयतन पता है क्या, हाँ पता है, कितना है 450 है। तो भाई देखिए 8 5 जा हो जाएगा क्या 40 और 5 2 जा 10 होगा 200 हो जाएगा। चलिए इसको फिर से 5 से देख लेते हैं, तो 5 9 जा जो होगा 45 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और 5 4 जा हो जाएगा ये। फिर इसको जरा 5 से देख लेते हैं, तो 5 1 जा हो जाएगा और ये 4 आएगा, ठीक है ना, और 5 8 जा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 8 जा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से देख लें तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9 आ जाएगी। 4/9 को आप जब सॉल्व करके लाएंगे तो ये वैल्यू 0.444 मोलर आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें समान ताप पर किन विलेनों के युग्म समपरासरी हैं। Which of the following pair of the solutions are isoosmotic at same temperature? देखिए आपसे कह रहा है कि अगर कोई कहे कि समपरासरी हैं, आइसोऑस्मोटिक हैं, या फिर आपसे कहे आइसोटॉनिक हैं। आपसे अगर कोई कहता है कि आइसोऑस्मोटिक हैं या फिर आपसे कह दे कि आइसोटॉनिक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि अगर आइसोटॉनिक, टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन दोनों की सेम होती है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। कैसे भाई, पाई इक्वल टू क्या लगाते हो, ICRT लगाते हो, ठीक है ना। अब I की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, R की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C के हो जाएगा, ठीक है ना। कंडीशन वही है कि सबके लिए सेम, दोनों ही सॉल्यूशन जो है उनके लिए बाकी कंडीशन जो है वो सेम होनी चाहिए, और उस केस में हो जाएगा। अब अच्छा ये I क्या है, I जो है वो होता है क्या, वेंट ऑफ फैक्टर होता है। I जो होता है वो क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है ना। और ये वेंट ऑफ फैक्टर है, इसका मतलब ये कि अगर वेंट ऑफ फैक्टर पता क्या होता है, मान लीजिए कि आपने NaCl लिया, NaCl को ब्रेक करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो इसके I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके वैसे N की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 2 आती है, ठीक है ना। और N की वैल्यू 2 आती है, तो जितने N की वैल्यू आती है उतने ही I की वैल्यू जो होती है बढ़ती जाती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि इसका मतलब है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, N के हो जाएगा, ठीक। यानी कि हमें ये देखना है कि कितने ज्यादा आयन मिलते हैं, जितने ज्यादा आयन मिलेंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मान लो समान संख्या में आयन मिलते हैं, सेम नंबर ऑफ आयन्स मिलते हैं, जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है उसने 3 मोल्स आयन दिए, इसने भी 3 मोल्स आयन दिए, तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। अब आप कहेंगे सर क्यों सेम होंगे, भाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसा है, अणु संख्या गुणधर्म है, यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसने कितने आयन दिए, 3, तो इसके पास 3 है, इसने कितने दिए 3, इसने भी 3 आयन, ठीक है ना। तो दोनों की संख्या कितनी है, आयनों की संख्या कितनी है, समान है। और जब आयनों की संख्या समान है तो फिर उनका पराशरण दाब भी कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो सीधा सा फंडा ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं उनमें हम आयनों की संख्या को देख लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि क्या उनकी कंसंट्रेशन भी सेम है। तो चलो देखो, इसमें 0.1 मोलर NaCl है, 0.1 मोलर Na2SO4 है, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर और 0.2 मोलर, ठीक है ना। यहां पर बस कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, बाकी कहीं पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहां पर क्या आंसर आएगा। तो देखिए पहले हमने NaCl लिया, तो जब हमने NaCl लिया तो NaCl को ब्रेक किया, NaCl को ब्रेक किया तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। यहां पर हमें कितने आयंस मिलेंगे, 2 आयंस मिलेंगे, ठीक है ना। Na2SO4 हम ले रहे हैं, Na2SO4 ले रहे हैं और इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा 2Na प्लस बनाएगा और प्लस SO4 2 माइनस आयन बनाएगा और यहाँ हमको 3 आयंस मिलेंगे। फिर मेरे पास यूरिया है, यूरिया क्या है, NH2CO NH2, ये ब्रेक नहीं होती है, ब्रेक नहीं होती है तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ही मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर दिया हुआ है NaCl, तो NaCl में 2 आयन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर यूरिया दिया हुआ है, इसका एक पूरा मॉलिक्यूल रहेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें MgCl2, तो MgCl2 के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, यानी कि हमको यहाँ पर कितने आयंस मिलेंगे, 3 आयंस मिलेंगे,
तो ठीक। उसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट तुमको दे रहा है तो CaNO3 होल ट्वाइस दे रहा है, इसको ब्रेक करेंगे तो Ca2 प्लस में और प्लस 2NO3 माइनस आयन मिलेंगे। ठीक है, तो कितने टोटल आयन मिल गए यहाँ पर 3 आयन्स मिल गए। उसके बाद Na2SO4 है तो Na2SO4 को ब्रेक करेंगे तो 3 आयन्स मिलेंगे। चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पर कितने आयन हैं, 2 आयन हैं। यहाँ पर कितने आयन हैं, 3 आयन हैं। तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है, बात समझाई ना। अच्छा 2 इंटू अगर हम 0.1 करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 आएगी। और यहाँ पर अगर हम 3 इंटू 0.1 करें, 3 इंटू पॉइंट, भाई 3 मोल आयन है तो 0.3 वैल्यू आएगी। तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो फिर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम नहीं होगा, सेम टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये आइसो नहीं होंगे। ठीक, इसके बाद आ जाओ यूरिया। यूरिया आपका कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 आयन मिल रहा है इंटू कंसंट्रेशन कितनी 0.1, तो ये वैल्यू आ गई 0.1। यहाँ पर 2 मोल मिल रहा है तो 2 मोल मिल रहा है तो ये वैल्यू आ गई 0.2। तो कंसंट्रेशन दोनों की सेम नहीं है, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो होगा वो कैसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर आप आयन के मोल देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, इसकी वजह से कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम नहीं आएगा। यूरिया की बात करो तो यहाँ पर भी यही बात है, 0.1 इंटू क्या आ जाएगा 1, यानी कि ये वैल्यू 0.1। यहाँ पर आप देखोगे तो 0.2 इंटू MgCl2 कितना दे रहा है, 3 मोल साइन दे रहा है, तो 3 दे रहा है तो 0.6। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। अब लास्ट बचा है भाई, तो यही आंसर आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 0.1 और कैल्शियम नाइट्रेट कितने आयन दे रहा है, 3 आयन दे रहा है, तो इंटू 3 ये वैल्यू आ गई 0.3। यहाँ पर देखो 0.1 कंसंट्रेशन है और इंटू Na2SO4 कितने आयन दे रहा है, तो Na2SO4 3 आयन दे रहा है, तो ये वैल्यू 0.3। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब है कि उनके बाकी सारी कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। इसका मतलब आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करा कि दो द्रवों P एंड Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर हैं। P के 3 मोल तथा Q के 2 मोल मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। इंग्लिश में दिया हुआ कि 2 liquids P and Q have 80 millimeter and 60 millimeter of vapor pressure respectively. Find out the total vapor pressure of the solution if 3 mole of P mixed with 2 mole of Q. और ऑप्शन दिया 140 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 68 मिलीमीटर, 72 मिलीमीटर। देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में राउट्स लॉ से रिलेटेड है, राउट के नियम से रिलेटेड है। तो हम इसमें जो पहली वैल्यू गिवन है वो देख लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई गिवन में हमें दिया क्या क्या है, दिया है हमको पहली बात तो ये दिया हुआ है कि P का वाष्प दाब दिया हुआ है, यानी कि हमको P दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है ना, हमको जो है P का वाष्प दाब दिया, इसका मतलब P जो है वो किस अवस्था में है, प्योर स्टेट में है, और जब ये शुद्ध अवस्था में होता है P तो P नॉट लगा देते, तो P नॉट P की वैल्यू हमें 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दे दी। Q भी हमें Q का भी वाष्प दाब दिया, इसका मतलब है कि P नॉट Q भी हमको दे दिया है, और ये हमको दे दिया कितना 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यहाँ पर 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ठीक है ना, इसके बाद में हमें P के मोल दे दिए हैं, तो P के मोल दे दिए यानी कि NP की वैल्यू दे दी है, और वो कितनी दे दी गई 3 मोल। ठीक है ना, और हमें NQ की वैल्यू दे दी गई कितनी 2 मोल। और हमसे पूछ क्या रहा है कि विलयन का कुल वाष्प दाब बताना है, यानी कि हमें PS का मान बताना है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमको याद आता है कि फॉर्मूला एक आता है राउट के नियम से कि PS इक्वल टू आता है P नॉट A, यानी कि P नॉट P इंटू XP हो जाएगा, और प्लस P नॉट Q इंटू XQ हो जाएगा। आपको याद आ रहा है P नॉट A इंटू XA होता है, प्लस P नॉट B इंटू XB होता है। अब यहाँ पर X क्या है, तो X जो है वो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि मोल प्रभाज है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, XP निकाल लेंगे और XQ की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने मोल प्रभाज निकाले किसके, P के, तो ये क्या हो जाएगा P के मोल बटे P के मोल प्लस Q के मोल। P के मोल भैया कितने हैं, तो P के मोल तुमको दिए गए 3 मोल, और P और Q के मिला के कितने हैं 5 हैं, यानी कि ये 3/5 आ जाएगा। हम अगर मोल निकालने XQ के, तो XQ के क्या हो जाएगा Q के मोल बटे Q के मोल प्लस P के मोल। ठीक है ना, Q के कितने मोल है 2 मोल है, और Q और टोटल मिला के 5 मोल है, यानी कि ये 2/5 आ जाएगा, यानी 2/5 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले में रखा, तो मेरे पास PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS इक्वल टू P नॉट P, तो P नॉट P की वैल्यू 80 है, इंटू आ जाएगा XP इंटू XP की वैल्यू कितनी है 3/5, प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा P नॉट Q की वैल्यू 60 है। ठीक है ना, और इंटू क्या हो जाएगा 2/5,
ठीक। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा और 5 6 जा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। मेरे पास क्या आ गया, 16 इंटू 3 आ गया और प्लस 12 इंटू 2 आ गया, ठीक है ना। 16 इंटू 3 क्या है 48 और 12 इंटू 2 कितना है 24 है। ये वैल्यू आ गई 72 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर जो आएगा वो 72 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यहां पर इन्होंने दिया हुआ अणुसंख्य गुणधर्म, मतलब कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हो, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड हो लेकिन उनकी नेचर पे डिपेंड ना हो, उनकी प्रकृति पे डिपेंड ना हो, तो उसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सरफेस टेंशन है यानी कि पृष्ठ तनाव, श्यानता विस्कोसिटी और प्रकाशीय सक्रियता, ये सारे के तीनों जो हैं वो अणुओं के नेचर पे डिपेंड करते हैं, उनकी प्रकृति पे डिपेंड करते हैं। जबकि पराशर दाब की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर पराशर दाब जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी तीन नेचर पे डिपेंड करते हैं और ये संख्या पे डिपेंड करता है। अणु संख्या मतलब संख्या पे डिपेंड करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो संख्या पे डिपेंड करने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशर दाब होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यहां पर देखिए अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको नहीं ढूंढना है। स्टूडेंट क्या करता है, जो हाँ वाला होता है वो ज्यादातर ढूंढ लेता है, नहीं पे ध्यान नहीं देता है। Which of the following property of a solution does not depend on the number of molecules? पहला है वाष्प दाब अवनमन, lowering of vapor pressure। तो देखिए आपको एक बात पता है कि जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि अवाष्पशील यौगिक जो होता है, जितना ज़्यादा मिलाते जाते हैं, जितने ज़्यादा उसके अणु मिलाते जाते हैं उतना ही वेपर प्रेशर जो है वो घटता जाता है, यानी कि वेपर प्रेशर में अवनमन होता जाता है, वाष्प दाब में अवनमन होता जाता है। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग जो है यानी कि वाष्प दाब अवनमन अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। हिमांक अवनमन को आप डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हो। आपको पता है कि ये कैसा है, अणुसंख्य गुणधर्म है, और अणुसंख्य गुणधर्म है तो इसका मतलब ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो जब ये निर्भर करेगा तो ये भी नहीं आंसर होगा। पराशर दाब को आप पाई से रिप्रेजेंट करते हो और ये भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और निर्भर करने की वजह से ये भी जो है आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, आंसर जो होगा वो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन होगा। आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन करेंगे 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। 5 मिलीग्राम NaCl पर लीटर इज 5 ppm दिया है, पार्ट्स पर मिलियन, एंड 50 माइक्रोग्राम पर ml दिया है, 0.25 माइक्रोग्राम पर ml दिया है और 0.066 मोल पर ml दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ppm से सॉल्व करेंगे और फिर बाकी को चेक कर लेंगे, ठीक। अच्छा ठीक है, तो देखिए ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई, आपको यहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है, देखिए वॉल्यूम दिया, आयतन दिया हुआ है, बाई हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू 10 टू पावर 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ml में आयतन और गुणे 10 की घात 6। चलो भाई, विलेय का ग्राम में भार, तो विलेय कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट कितना दिया है, 5 मिलीग्राम दिया हुआ है। सॉल्यूट कितना दिया है भाई, सॉल्यूट जो है वो 5 मिलीग्राम दिया है, तो 5 मिलीग्राम दिया है। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, WB जो दिया है वो कितना दिया है, 5 मिलीग्राम दिया है। मिलीग्राम को ग्राम में बदल दो तो 10 टू पावर -3 ग्राम हो जाएगा। चलो ठीक है। वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो किस में दिया है, वो लीटर में दिया है। कितना दिया है, 1 लीटर दिया है, तो लीटर को ml में बदलो तो 1000 ml हो जाएगा, यानी कि 10 की घात 3 जो है वो ml हो गया। भैया रख दो जरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो गया क्या कि जो ग्राम में भार जो है वो कितना हो जाएगा, 5 × 10 टू पावर -3 ग्राम हो जाएगा।
भाई बिलियन का ml में आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ml में कितना है 10⁻³ और इंटू कितना हो गया 10⁻⁶ हो गया। यहाँ पर अगर देखिए तो 5 इंटू 10⁻³ तो ये है, और ये ऊपर चला गया तो इंटू 10⁻³ हो गया इंटू 10⁻⁶ हो गया। तो भैया ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, यानी ये क्या हो जाएगा 5 ppm हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 5 ppm आ जाएगा। इसका मतलब आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अणु संघ के गुणधर्म नहीं है। नहीं है को तो पहले क्लिक करेंगे क्योंकि है पे सबसे पहले माइंड जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर पे सबसे पहले जाता है, मतलब कि है पे पहले जाएगा, नहीं पे नहीं जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, दूसरा है पराशरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा है बाष्प दाब अवनमन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और चौथा जो है वो है हिमांक में अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, अणुओं की संख्या पे डिपेंड करती है, यानी कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ये डिपेंड करती है और उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है और उनकी संख्या पर निर्भर करती है, अणुओं की संख्या पे। तो अगर हम देखें तो पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव जो होता है प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो नहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आंसर यही वाला होगा। बाकी पराशरण दाब है, बाष्प दाब अवनमन है, और हिमांक में अवनमन यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं और उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस तरह से आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से 3 ऑप्शन में है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। अच्छा, आपसे कह रहे हैं कि भाई Kb की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो यहां पर देखिए 2 चीजें दी गई हैं, एक तो आपको कैपिटल W दिया, एक स्मॉल w दिया। कैपिटल W क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, और स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि यहां पर हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में, और यहां पर हो जाएगा विलायक का भार ग्राम में। सही। तो चलो पहले एक काम करते हैं कि फॉर्मूला देखते हो फिर इसको रिलेट कर लेते हो। तो देखो आपको याद आ रहा है कि आप लिखते हो फॉर्मूला डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। यहाँ पर मैंने आई हटा दिया क्योंकि आई से रिलेटेड कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर बन रहेगी, ठीक है। तो आई KB इंटू M होता है, तो जनरली आई मैंने यहाँ पर हटा दिया। अब ये M क्या है, M जो है वो मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन है, यानी क्या है कि विलयन की मोललता है, विलयन की मोललता है। तो भाई इसको क्या लिखते हैं आप, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा क्या KB इंटू ये हो जाएगा स्मॉल w यानी कि वेट ऑफ सल्यूट यानी कि विलेय का भार, गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा विलेय का अणुभार, ठीक है ना, और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा विलायक का भार ग्राम में, ठीक है। तो विलायक का भार ग्राम में जो होगा वो कैपिटल W से हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। चलो भाई अब एक बार जरा यहाँ पर देखना, मैं ये हो गया क्या डेल्टा TB हो गया, सही है ना। अब आपको KB की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये सारा का सारा पोर्शन इधर साइड आएगा। तो चलो भाई जरा बना लो इसको। तो ये हो जाएगा क्या KB इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा डेल्टा TB इंटू M इंटू कैपिटल W बाय हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल w। ये KB का फॉर्मूला है, इससे आप चेक कर लो कि कौन सा सही हो जाएगा। तो जरा पहला चेक करते हैं, तो इसमें M इंटू डेल्टा B इंटू कैपिटल W बाई 1000 टू स्मॉल w, ठीक है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी आंसर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। बाकी का देखो तो 1000 इंटू डेल्टा TB 1000 ऊपर दिया है, यहाँ पर भी 1000 ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। देखिए आपसे बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है क्या, एक टर्म यूज कर रहा है, कौन सा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना।
अब देखिए, आपको एक बात ये मालूम है कि ये एक्चुअल में क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ये एक्चुअल में क्या है, अणु संघ के गुणधर्म है। और जब अणु संघ के गुणधर्म है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या देखना, हमें ये देखना है कि भाई अणुओं की संख्या कहाँ पर हमें ज़्यादा मिल रही है, ठीक है ना। जलीय विलयन है, आयन बनाएगा, देखें भैया आयन कहाँ मिलते हैं ज़्यादा, जहाँ आयन ज़्यादा मिल जाएंगे वहीं पर क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए पहले 1% ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वैसे का वैसा रहता है और ये टूटता नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो मतलब कि पूरा का पूरा अणु में हमको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि अगर हम इसमें अणुओं की बात करें तो एक मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो NaCl टूट जाएगा किसमें, Na+ में और Cl- में। तो यहाँ पर हमको डिसोसिएशन के बाद में 2 आयन मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें CaCl2 में तो यहाँ पर Ca2+ में टूटेगा और 2Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पर हमें डिसोसिएशन के बाद कितने मिल जाएंगे, 3 आयन मिल जाएंगे। सुक्रोज टूटता नहीं है, यह भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरे का पूरा मिलेगा। तो भाई अणुओं की संख्या ज़्यादा कहाँ पर मिल रही है, तो अणुओं की संख्या ज़्यादा हमको मिल रही है तीसरे में, C में। अगर अणुओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंघ गुणधर्म बढ़ेगा, यानी क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका C का आंसर, C करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिमांक अवनमन का सीधा समानुपात प्रदर्शित करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बिलियन के मोलंस, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिलियन की मोलरता, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिलियन की मोललता एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की मोललता। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तो आपको याद आ रहा है कि इसका फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू M, ठीक है ना। अब यहाँ पर I जो होता है वो क्या है, वो जो है आपको समझ में आता है कि ये वेंट ऑफ फैक्टर है। KF क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। KF जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अब M क्या है, M जो है वो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि विलयन की मोललता। तो अब एक बात समझिए, अगर मैं किसी पर्टिकुलर विलायक की मैं किसी पर्टिकुलर विलेय की बात करूं यानी कि सॉल्यूट की बात करूं तो उसका I जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, KF जो है वो तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा TF जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, स्मॉल m के, यानी कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के यानी विलयन की मोललता के समानुपाती हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर मेरे पास C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर, निम्न में किसका वाष्प दबाव न्यूनतम होगा। देखिए आपसे यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो लोएस्ट बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आप बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दबाव में आपेक्षिक अवनमन जो कि एक क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंघ के गुणधर्म है, जो क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है या फिर क्या है अणुसंघ के गुणधर्म है जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर बात करें वेपर प्रेशर की या वाष्प दबाव की बात करें तो सबसे कम जो होगा वो होगा जिसका अणुसंघ के गुणधर्म यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि RLVP जो होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो सबसे ज़्यादा किसका है। तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये अणुसंघ के गुणधर्म है, यानी कि अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यानी वैसे वैसे RLVP का मान बढ़ेगा, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दबाव में अवनमन बढ़ेगा तो वैसे वैसे वाष्प दबाव जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलो भैया देख लेते हैं कि कहाँ पर अणुओं की संख्या ज़्यादा हो रही है वहीं पे वाष्प दबाव हमें कम मिलेगा, ये वेपर प्रेशर कम मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तीनों की चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो आपको सेम दी गई है, 0.1 मोलर दी गई है। तो अब इसका मतलब है जितने आयन मिलेंगे उस हिसाब से हम इसको देख लेंगे।
तो देखो BaCl2 को अगर तुम ब्रेक करते हो तो BaCl2 कैसा आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है, और ये Ba2+ में और +2Cl- में ब्रेक होगा और ये क्या करेगा, 3 आयन बनाएगा, 3 आयन्स बनाएगा। फिनॉल की बात करते हो तो फिनॉल वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। सुक्रोज की बात करते हो तो सुक्रोज जो होगा वो ब्रेक नहीं होगा, बात समझिए ना, सुक्रोज भी टूटेगा नहीं और पूरा का पूरा रहेगा, यानी कि एक रहेगा। सोडियम क्लोराइड की अगर बात करते हो तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na+ में और Cl- में, तो यहाँ पर 2 आयन मिलेंगे। अब मेरे को ये बता दो कि आयन सबसे ज़्यादा तुम्हें कहाँ पर मिल रहे हैं, तो तुम बोलोगे सर हमको BaCl2 में मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 3 आयन मिल रहे हैं, उसके बाद में NaCl में 2 आयन मिल रहे हैं, और उसके बाद में फिनॉल और सुक्रोज इनका एक ही जैसा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक, तो अब इसका मतलब है कि सबसे कम किसका होगा, तो भाई जिसके आयन ज़्यादा उसका सबसे कम, तो सबसे कम होगा A का, तो आंसर A करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, 1 मोलर जलीय विलेन में विलेय क्या मोल प्रभाज होगा, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए आपको, 1, 1.8, 18 एंड 0.018। ठीक, चलो भाई देखते हैं। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ कि अगर मैं 1 मोलर जलीय विलेन की बात करूं, अगर मैं 1 मोलर जलीय विलेन की बात करूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है ना। यानी अगर मैं बात करता हूं कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, सही। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझे विलेय के मोल यानी कि सॉल्यूट के मोल तो दे दिए, यानी मुझे WB की वैल्यू दे दी कितनी, सॉरी मुझे NB की वैल्यू दे दी कितनी, 1। पूछ क्या रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही पूछ रहा है, इसका मतलब XB की वैल्यू पूछ रहा है, तो XB इक्वल टू क्या होगा, NB/NB + Na, ठीक है ना। अब NB की वैल्यू तो 1 हमको पता चल गई कि भाई जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय के मोल जो है वो कितने, 1 है। Na क्या है, Na जो है वो विलायक के मोल है, Na क्या है, विलायक के मोल है, यानी Na इक्वल टू हो जाएगा क्या, WA बाई क्या हो जाएगा, Ma, ठीक है ना। मोल अगर मैं विलायक के मोल यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट और बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 1000 दिया भाई, 1000 ग्राम पानी में घोला गया। मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो H2O का जरा मॉलिक्यूलर वेट ले लो। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, टोटल कितना हो, 18 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 18। अगर आप 1000/18 डिवाइड करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो ये वैल्यू आती है 55.55 ऐसे आती है, तो ये 55.55 मोल हो गया। तो यानी कि अब आप यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे, NB की वैल्यू कितनी, 1 है, अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगी, 55.5। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/56.5, ठीक है ना। 55.5 + 1 यानी 56.5। जब हम इसको कैलकुलेट करके लाते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.0179, कुछ इस तरह से वैल्यू आती है, यानी कि हम इस वैल्यू को लिख देंगे 0.018, ठीक है ना। तो 0.018 यानी कि डी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे करेंगे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इफ 90% वेट बाय वेट एथेनॉल इज प्रेजेंटेड इन स्पिरिट सैंपल। स्पिरिट के एक नमूने में एथेनॉल 90% वेट बाय वेट है, एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 0.779, 0.719, 0.732 और 0.831, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास स्प्लिट सैंपल है हम इसको कंसीडर करते हुए ये चलेंगे कि इसमें जो है वो क्या है, वाटर है, और हम यहाँ पर सैंपल जो ले रहे हैं उस सैंपल में हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या दे रहा है, आपको दे रहा है कि 90% वेट बाई वेट आपके पास एथेनॉल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 90 ग्राम जो है वो एथेनॉल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन।
अगर मैं आपसे कहूं कि 90% भार में 90% जो है वो इथेनॉल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में 90 ग्राम इथेनॉल है। बस में ना, तो 100 ग्राम बिलियन में 90 ग्राम क्या है, इथेनॉल है। तो इसका मतलब है कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकालें, अगर हम विलायक का भार निकालें, विलायक का भार, तो ये हो जाएगा क्या, विलयन का भार, और माइनस हो जाएगा विलेय का भार, ठीक है ना। तो विलेन का भार कितना, 100 ग्राम है, माइनस विलेय का भार 90 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम जो होगा वो आपको मिल जाएगा क्या, जल विलायक मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो अब हमको समझ में आएगा कि हमको वेट तो पता चल गया किसका, सल्यूट का, हमें विलेय का भार पता चल गया WB, और हमें विलायक का भार भी पता चल गया WA। अच्छा, विलेय का अणुभार अगर हम निकाल लें तो हमने यहाँ पर MB निकाला। MB किसका निकालना है, एथेनॉल का। एथेनॉल का सूत्र बताओ भाई, तो ये हो जाएगा C2H5OH। चलो भाई जरा देख लो इसका, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, टोटल 6 हैं, हाइड्रोजन कितने 6 हैं, और उसका परमाणु भार कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना 1 है, और परमाणु भार कितना है 16 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 24 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 16, यानी कि ये 30 प्लस 16 यानी कि 46 ग्राम पर मोल, तो तुम्हारे पास ये आ गया। तो 46 ग्राम पर मोल जो होगा, यानी कि एथेनॉल का अणुभार आ गया 46। चलो भाई जल का पता कर लो, तो जल का जो है वो आपको समझ में आ रहा है किसका, जल में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन कितना 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, टोटल कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल ये आ गया। तो ये हमें पता चल गया 18 ग्राम पर मोल। अब हमको क्या पता करना है, हमें मोल फ्रैक्शन पता करना, मोल प्रभाज पता करना है। तो देखो भैया, मोल प्रभाज XB पता करना है। हमने यहाँ पर इथेनॉल को क्या माना है, विलेय माना है, B से रिप्रेजेंट किया, तो XB बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस NB, यानी कि मोल जो होंगे उनके मोलों का रेशियो जो होगा मोल प्रभाज होगा। तो चलो भैया पहले मोल ले लो, तो चलो यहाँ पर मोल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB। भाई मोल जो होता है वो क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो चलो भाई देख लो, वेट कितना है, इथेनॉल का वेट कितना है, 90 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 46 ग्राम है। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके लाओगे तो ये वैल्यू आती है लगभग 1.95 आती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 1.95 आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जब हम दूसरे को कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने कैलकुलेट किया किसको, Na को, तो Na जब हमने कैलकुलेट किया तो ये WA बाई क्या हो जाएगा, Ma। WA कितना है, 10 ग्राम है, वेट कितना है जल का, कितना है 10 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.555 ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो 0.555 ये ऐसे आ जाएगी। तो ठीक है, अब हमको मोल पता चल गया किसके, NB के। तो NB के मोल कितने, 1.95 बटे ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू आ रही है 1.95 और प्लस आ जाएगी 0.55। तो ये हो जाएगा कितना, 1.95 बटे कितना हो जाएगा, डिवाइड कितना हो जाएगा, तो देखो ये 5 प्लस 5 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 10 हो गया, 10 और प्लस 5 15 हो गया, तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू आती है 0.78, ठीक है ना। 1.95 डिवाइड बाई 2.5 जो आता है वो कितना आता है, 0.78 आता है। तो इसका मतलब आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज, 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ये सीधा मोलरता के फॉर्मूले से, यानी मोलैरिटी फॉर्मूले से है, तो हम उसको देखते हैं और उससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि मोलरता बराबर जो होता है वो होता है विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का लीटर में आयतन। इसको मैं मान लो WB कह दूं, इसको मैं MB कह दे रहा हूं, और इसको मैं V कह दे रहा हूं।
ठीक है ना। तो मुझे पता क्या करना है, मुझे करना है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर करना है। तो ग्राम पर लीटर मेरे कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसका मतलब W/V मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर W/V मुझे कैलकुलेट करना है तो MB इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास M जो फॉर्मूला था वो एक्चुअल में क्या था, WB/MB इंटू V इन लीटर, ठीक है ना। मुझे ये पता करना है क्या, WB/V, तो ये हो जाएगा M इंटू MB। चलो भैया, मोलैरिटी कितनी दी गई, मोलरता कितनी दी गई, 0.2 इंटू MB। H2SO4 का अणुभार जरा पता करो। तो चलो भाई पता करते हैं, H2SO4 का अणुभार। देखो भाई, मॉलिक्यूलर मास पता कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस सल्फर कितना है, 1 है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 32, प्लस ऑक्सीजन कितना, 4 है, एटॉमिक मास कितना है, 16। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल ये वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो ये क्या आती है, 98 ग्राम पर मोल आती है। तो ये वैल्यू आपने रख दी कितनी, 98, और ये वैल्यू आ जाएगा 19.6 आ जाएगा ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम जो आपको ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ मिलेगी, या जो सांद्रता आपको यहाँ पर मिलेगी, बात समझे ही ना। हम इसको कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ भी कहते हैं। हम यहाँ पर कंसंट्रेशन भी टर्म यूज़ करते हैं और स्ट्रेंथ भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वो आपको मिलेगी 19.6, यानी आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी ये क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.56, 5.556, 0.18 और 0.018 दिया हुआ। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर कोई सॉल्यूट आपको नहीं दिया गया, बल्कि शुद्ध और पवित्र जल दिया गया है। आपको क्या दिया है, प्योर वाटर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है, यानी कि जो विलायक है, ये भी जल है, और यहाँ पर सॉल्यूट जो है यानी कि विलेय जो है वो भी जल है, और जल है तो कल है। तो चलो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर मैं मोलरता की डेफिनेशन लिखता हूँ, अभी मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, तो वो ये होती है कि 1 मोल विलेय को 1 लीटर विलयन में घोला गया। मीन्स मोलैरिटी जो होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, मतलब कि मोल विलेय को जो होगा वो 1 लीटर विलयन में घोलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। मतलब कि विलेय के मोल जो कि 1 लीटर विलयन में घोले गए वो उसकी मोलरता है। अगर 1 मोल घोला गया तो 1 मोलर होगा, 2 मोल घोले गए 2 मोलर होगा, इस तरह से हो जाए। चलो भाई, मोल मैंने कहा भाई किसके, सॉल्यूट के, विलेय के मोल। तो विलेय है क्या, विलेय जल है। विलयन क्या है, विलयन भी जल है। इसका मतलब विलयन का आयतन तो हमें 1 लीटर दे दिया गया है। इन्होंने विलयन का आयतन तो हमें दे दिया, कितना, 1 लीटर दे दिया। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विलेय के मोल नहीं दिए। तो कैसे निकालें भाई, हमें विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किसके इक्वल है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल, यानी जल के इक्वल। कितना है, 1 लीटर है। 1 लीटर मतलब कितना, 1000 ml, ठीक। अब वाटर की हम यहाँ पे डेंसिटी से निकालेंगे, जल के घनत्व से इसको निकालेंगे। तुमको पता है कि जल का घनत्व जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। 1 ग्राम पर ml होता है। इसका मतलब कि 1 ml का वेट अगर आप ले रहे हो तो 1 ग्राम आएगा। तो भैया 1000 ml का अगर हम वेट लेंगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर यह पता चल गया कि जल का हमने वेट कितना लिया है, 1000 ग्राम लिया। अगर 1000 ग्राम जल का वेट लिया है तो जल के मोल हमारे पास आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, वेट बाई क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है, 1000 है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 है। जल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 है। ये वैल्यू 1000/18 अगर आप लाते हो तो ये वैल्यू 55.55 आती है, समझ रहे ना। यानी यहाँ पर हमें जल के मोल जो पता चल गए वो कितने मिल गए, 55.55। चलो भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। चलो भाई बताओ विलेय के मोलों की संख्या यानी जल के मोलों की संख्या कितनी है, तो 55.55।
जल का लीटर में आयतन मतलब विलयन का लीटर में आयतन कितना है, तो 1 लीटर, यानी आंसर आ गया कितना है 55.55 मोलर। ठीक है ना, तो जल की मोलरता जो आएगी वो ये आ जाएगी, ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 55.5555 ऐसे करके आता है, तो यहाँ पर 55.56 इन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो देखिए अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। पहला बात तो ये कि आपको ठोस विलयन देखना है, सॉलिड सॉल्यूशन देखना है। बात समझ में, इसको अंडरलाइन कर लो। और सॉल्यूट जो है वो कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए, यानी कि जो विलय है वो आपका गैस होना चाहिए। चलो भाई अब शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि ऑक्सीजन इन वाटर, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो भैया ऑक्सीजन तो गैस है लेकिन जल तो लिक्विड है, तो इसका मतलब ये हमें सॉलिड चाहिए था, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि कैम्फर सॉल्यूशन इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कपूर का विलयन। तो देखिए जो कपूर होता है या कैम्फर होता है वो क्या करता है, वो वेपराइज होकर वेपर्स बनाता है, और वेपर बनाने पर उस केस में क्या होता है कि वो वेपर जो होती है उसमें ज़्यादा होती है, इसकी वजह से सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठोस विलयन नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन सॉल्यूशन इन पैलेडियम, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। तो देखिए पैलेडियम आपको पता है कि क्या होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है, मेटल है, रॉड होती है, और उसके ऊपर हाइड्रोजन जो होती है वो एडजॉर्ब हो जाती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो कि इन्होंने हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशन बताया है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसके ऊपर लग गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, सॉलिड है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ठीक है, तो आपको यहीं पर बताना है कि गैस इन सॉलिड वाला ही बताना है। विलयन कैसा है, ठोस है, और उसके ऊपर गैस लगी हुई है। ठीक है, यानी कि सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ग्लूकोज सॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में फिर से यानी कि लिक्विड स्टेट में आ गया। ग्लूकोज सॉलिड है बट ये लिक्विड है, यहाँ पर गैस का कोई काम ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो हाईलाइट करना है वो देख लीजिए। सॉलिड सॉल्यूशन ढूंढना है और सॉल्यूट जो है वो गैस के फॉर्म में ढूंढना है, मतलब सॉल्यूशन लास्ट में जो है वो कैसा रहे, सॉलिड रहे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो आएगा वो कैसा आएगा भाई, हाइड्रोजन, ये मेटल रॉड है, इसके ऊपर हाइड्रोजन लग गई। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर सॉलिड है। बात समझ आई ना, तो बस सॉलिड सॉल्यूशन ये हो गया, तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है। ठीक, तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करेक्ट, क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन 10% वेट बाय वेट 200 ग्राम सॉल्यूशन इज। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम एंड 40 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर भी अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेस है। देखिए आप फोकस करिए, 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर 10 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूट, यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज है यानी विलायक, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है 100 ग्राम विलयन में है। तो भैया विलयन कितना दिया है, तो विलयन दिया है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम में कितना होगा, तो 20 ग्राम। बोलो भाई 100 ग्राम में 10 ग्राम है, तो 200 ग्राम में कितना, 20 ग्राम। बात समझ आई नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में प्रश्न में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए दिया हुआ है कि आदर्श विलयन तापमान तथा सांद्रता के सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। कारण दिया हुआ है आर, दिया है बेंजीन तथा टॉलुइन का विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। इंग्लिश में असर्शन है और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो असर्शन दिया हुआ आइडियल सॉल्यूशन फॉलो राउल्ट्स लॉ इन ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, एंड रीजन दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ये 4 ऑप्शन का मैंने ट्रिकी फॉर्म में बना दिया है कि आर और ए और आर दोनों करेक्ट है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, अभिकथन और कारण दोनों करेक्ट हैं, और जो कारण है वो अभिकथन का एक्सप्लेनेशन करता है, यानी कि रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन करता है। इसमें ए और आर दोनों करेक्ट है और आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। इसमें ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, आर करेक्ट है। ठीक है, यही 4 ऑप्शन मिलते हैं।
अब जरा हम यहाँ पे क्वेश्चन को अगर देखें तो देखिए इसमें ये इन्होंने पहले क्वेश्चन में तो ये कहा कि पहला पॉइंट जो असर्शन बोला है वो क्या बोला है कि आइडियल सॉल्यूशन फॉलो राउट्स लॉ इन ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, यानी कि जितने भी आदर्श विलयन होते हैं वो सारी की सारी परासों में किसकी, तापमान की और कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की परास में राउट लॉ को फॉलो करते हैं। चलो भाई ये ठीक है। सेकंड में रीजन में ये बताना चाहिए था कि भाई क्यों करते हैं, ठीक है ना। जब क्यों करते हैं तो उस केस में रीजन जो होता है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। बट इन्होंने क्या किया कि रीजन में एग्जाम्पल दे दिया, क्या कि बेंजीन और टॉलुइन का विलयन आदर्श विलयन कहलाता है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया तो इसका मतलब ये कि रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों करेक्ट तो हैं भाई, बेंजीन और टॉलुइन बनाता है आइडियल सॉल्यूशन, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक्चुअल में मैच द कॉलम का है, कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को मिलाना है। कॉलम फर्स्ट में दिया हुआ है मोलरता मोलैरिटी, और इधर दिया हुआ है राउट का नियम राउट्स लॉ। फिर बी ऑप्शन दिया है ऑस्मोसिस परासरण, इधर दिया है क्वथनांक में वृद्धि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सी दिया हुआ अणुसंघ गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इधर पे दिया हुआ अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये डी दिया हुआ है क्या, वाष्प दाब वेपर प्रेशर, और उधर डी दिया हुआ है क्या, कंसंट्रेशन या सांद्रता दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में क्या होता है कि जो मैच द कॉलम के क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसा होता है कि हमको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमको पता है, और उससे फिर हम दूसरे आंसर को हिट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि सी का आंसर बी होगा। तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सी जो है इसमें बी आंसर है कि नहीं। तो भाई सी का आंसर बी इधर भी है, बी इधर भी है। अब जब बी इधर है और बी इधर है तो मेरे पास दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गए, तो हमने दो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए। अब मेरे पास में सेकेंड और फोर्थ में जो है वो कॉम्पिटिशन हो गया कि भाई ये क्या है। अब इसके बाद देखिए जैसे ऑस्मोसिस दिया हुआ, तो ऑस्मोसिस में अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज होता है। तो बी का मेरे पास ऑप्शन जो होगा वो क्या हो गया, सी हो गया। तो चलो भाई बी में सी देख लो, तो बी में सी देखें तो बी में सी यहाँ पर भी है, बी में सी यहाँ पर भी है, यानी ये भी नहीं बन पाएगा हिसाब किताब, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद जरा देखो मोलैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो मोलैरिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सांद्रता पे डिपेंड करती है, डी पे। बात समझ आई ना, यानी ए का ऑप्शन बनेगा डी। अब ए का ऑप्शन डी देखो, तो ए का ऑप्शन डी यहां भी है और ए का ऑप्शन ए यहां पर है, ठीक है ना। आपके पास जो ए है उसका ऑप्शन डी यहां पर है, सॉरी डी यहां पर है, और इसका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर। बस यहीं से आपको समझ में आ गया कि आंसर सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि वाष्प दाब जो होता है वो राउट के नियम पर डिपेंड करता है, राउट के नियम से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक समझ में आ गया। तो जो आपको जानकारी होती है एक्चुअली मैच द कॉलम में जो आपको जानकारी होती है सबसे पहले वो ऑप्शन देखते हैं। हो सकता है कि आपका यहाँ पर कोई बी ऑप्शन नहीं होता और आपका आंसर यही हिट हो जाता, सेकंड वाला ही हिट हो जाता, ठीक है। मान लो यहाँ पर सी आ जाता तो फिर आपको समझ में आ जाता कि बी अकेलौता ये वाला है, तो आप हिट कर देते। या बहुत से लोगों को मोलरता पता है, तो मोलरता के हिसाब से उन्होंने देख लिया भाई ए का डी है, ए का डी देख लिया, तो ए का डी अगर हम देखें मतलब वो ए कैपिटल ए उसका डी है, तो अगर कैपिटल ए से डी छोट देखेंगे तो आपका पहली बार में ही आंसर हिट हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ Na2CO3 इज रिक्वायर्ड फॉर द 0.2 मोलर 500 ml सॉल्यूशन इज। Na2CO3 के 0.2 मोलर विलयन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है, और आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं 1.53 ग्राम, 3.06 ग्राम, 5.3 ग्राम और 10.6 ग्राम। सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि ये मोलैरिटी के या मोलरता के फॉर्मूला बेस्ड है। तो चलो भाई लगा लेते हैं। तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है WB इंटू क्या होता है 1000 बाई क्या होता है MB और इंटू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये क्या है, ये आपका विलेय का भार है, विलेय का भार यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, ये जो है वो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, ये विलयन का आयतन है,
विलयन का ml में आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अच्छा ये क्या है, तो ये मोलैरिटी है, यानी कि मोलरता है। पता क्या करना है आपको, पता आपको करना है वेट, क्वांटिटी यानी कि वेट पता करना है। तो भाई WB पता करना है, तो सब इधर उधर कर लो। तो चलो भैया WB इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सारा इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा M इंटू MB इंटू V, और बाई क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। चलो भाई ठीक। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दी गई, तो 0.2 दी गई है, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर वेट किसका कैलकुलेट करना है, Na2CO3 का। तो चलो भैया Na2CO3 का बात कर लो। तो NO2CO3 में सोडियम कितनी है, तो 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक वेट प्लस कार्बन कितना 1 है, प्लस ऑक्सीजन कितना 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। चलो बोलो भाई सोडियम का कितना है 23, प्लस कार्बन का कितना है 12, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, ये कितना हो जाएगा 46, प्लस कितना 12, प्लस ये कितना 48, ये कितना होगा 106 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो 106 आ जाएगा। तो चलो भाई रखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 106 इंटू कितना दिया 500 ml बाई कितना है 100 वो 1000, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 0.1, वैल्यू आ गई 10.6 ग्राम, ठीक है ना। तो 10.6 ग्राम कहाँ है, आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करेगा इन ए सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज 3.5 ppm, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। एक विलयन में विलय की सांद्रता 3.5 ppm है, इसे निम्नलिखित किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, 3.5 ग्राम पर लीटर, 3.5 मोल पर लीटर, 3.5 मिलीग्राम पर लीटर और 3.5 मोल पर किलोग्राम। देखिए यहां पर मैं एक आपको की पॉइंट बताऊंगा, बट पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और उसी से हम एक की पॉइंट निकालेंगे और क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपके आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए अगर पीपीएम का मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 10⁻⁶। ये मैं यहाँ पर भार बटे आयतन की बात कर रहा हूँ, भार बटे आयतन में हमने इसको लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विलय का ग्राम में भार बटे विलयन का ml में आयतन और गुणे 10⁶ कर दिया। मैं कहूं भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू तो मेरे को 3.5 दी गई है, पीपीएम की वैल्यू मुझे कितनी दी गई, 3.5 दी गई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3.5 ग्राम सॉल्यूट इन 10⁻⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 3.5 ग्राम विलय जो है वो 10⁶ ml विलयन में है। बात समझिए ना। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैंने कहा भाई ग्राम को चेंज कर दो किसमें, मिलीग्राम में, तो तुमने बोला सर 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम ये हो जाएगा। बात समझिए ना। ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो ये 10⁻³ मिलीग्राम हो जाएगा किसमें, सॉल्यूट इन 10⁻⁶। अब मैंने कहा ml को लीटर में बदल दो, तो तुमने कहा सर लीटर ml में बदलेंगे तो 10⁻³ लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर मैंने कहा भाई इसको फिर से देख लो जरा, तो तुमने बोला कि सर ये हो जाएगा तुम्हारा 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम सॉल्यूट इन 10⁻³ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा तो चलो अब जरा देख लेते हैं। मैंने तुमसे कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास में 10⁻³ लीटर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कितना है, तो 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पास 1 लीटर हो, यानी पर लीटर की मैं बात कर रहा हूं, ये पर लीटर लगा हुआ है, पर लीटर, यानी तुम्हारे पास अगर 1 लीटर हो तो क्या होगा, तो तुमने बोला सर 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम डिवाइडेड बाई 10⁻³ लीटर, यही तो होगा ना। 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम डिवाइड बाई 10⁻³ लीटर, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू क्या बचा 3.5 मिलीग्राम पर लीटर। बात समझे ना, 3.5 मिलीग्राम पर लीटर, यानी आपको समझ में आ रहा है कि आंसर सी करेक्ट है। अब जो की पॉइंट है वो क्या है, आपको एक बात ये समझ में आ गई कि 1 ppm ये इक्वल टू होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर,
1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, तो 3.5 ppm इक्वल टू 3.5 मिलीग्राम पर लीटर। बात समझी ना, सीधे सीधे आप इस तरह से इसको देख के आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 3 ग्राम एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ बेंजीन। 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। विलीन की मोललता आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए, 0.0625, 0.00625, 0.625 और 6.25। इसका मतलब ये है कि 625 जो है वो आना ही आना डिजिट है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि भाई इनमें से क्या आंसर बनेगा। आपको समझ में आ रहा है कि सीधा का सीधा जो है वो कैसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मोलैलिटी इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, WB इंटू 1000, बाई होता है क्या है MB इंटू WA होता है, और किस में, ग्राम में। चलो भाई ये क्या है, तो ये जो है वो मोललता है। ये क्या है, मोललता है, या हम इसको कहेंगे मोलैलिटी। अच्छा ये क्या है, तो ये जो है वो वेट ऑफ सल्यूट है, और वेट ऑफ सल्यूट का मतलब विलेय का भार है। ये क्या है, ये जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट है, यानी क्या है, विलेय का अणुभार। ये क्या है, ये जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी विलायक का भार है। ठीक, चलो भाई अब इसको जरा देख लेते हैं। हमको पता करना है मोलैलिटी, तो सीधे ये फॉर्मूला लगे। चलो भाई ये बताओ कि जो आपका विलेय है वो कौन है, तो 3 ग्राम है। तो मोलैलिटी इक्वल टू WB की वैल्यू 3 दी गई है, तो इंटू 1000 हो गया। भाई MB की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे, एसिटिक अम्ल का सूत्र कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई सूत्र क्या है इसका, है फॉर्मूला क्या है, तो CH3COH है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो आता है वो क्या है, CH3COH है। कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। चलो भैया पता करो जरा, तो कितना हो गया, 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक वेट प्लस 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, और प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। तो 2 इंटू कार्बन का बोलो कितना, 12, 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना 1, और 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना 16। ये वैल्यू तुम्हारी होगी 24 प्लस क्या हो गया, 4 प्लस कितना हो गया 32। तो देखो 2 प्लस 4 प्लस ये, तो ये 10 हो गया, यानी कि 60 ग्राम पर मोल आता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आता है वो कितना आता है, 60 ग्राम पर मोल, यानी कि MB की वैल्यू आ गई कितनी, 60 इंटू WA। WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। वेट सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है, 80 ग्राम दिया हुआ है। तो चलो भैया ये 80 हो गया। ठीक, अब ये 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे 20, यहाँ से 2 0 ऐसे हट गए, 5 जा 10 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/8। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.625 मोल पर kg। ठीक है ना भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.625 मोल पर kg हो जाएगा, यानी आंसर जो मेरे पास होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मोलर 100 ml HCl इज मिक्स्ड विद 10 मोलर 75 ml Na2CO3 सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन विल बी, कह रहा है 10 ml HCl को के 100 ml को 10 मोलर Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, जो परिणामी विलयन होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा कि एम्फोटेरिक होगा। देखो क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जब अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो हम उसमें मिली इक्विवेलेंट या मिली तुल्यांक से उसको सॉल्व करते हैं, और वही तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसमें जिसके तुल्यांक ज़्यादा होते हैं वही लक्षण आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा हम सब देख लें कि हमारे पास में HCl जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि ये कैसा है, प्रबल अम्ल है। Na2CO3 की अगर मैं बात करता हूं तो Na2CO3 अगर आप देखेंगे तो ये NaOH और H2CO3 से मिलके बना था। ये कैसा स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, और ये कैसा वीक एसिड है। अगर मान लो Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा होते हैं, यानी कि मिली तुल्यांक ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में जो होगा क्षारीय होगा, और अगर HCl के होंगे ज़्यादा तो अम्लीय होगा, और अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो उदासीन होगा। ठीक है ना। एम्फोटेरिक का नेचर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एम्फोटेरिक उभयधर्मी जो होता है इन दोनों से मिले हुए, ना तो लवण का होता है ना इसका होता है। तो चलो भाई हम देख लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है, या तो अम्लीय होगा या क्षारीय या उदासीन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे
मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, यानी कि मिली तुल्यांक, HCl के मिली तुल्यांक। ठीक, क्या होता है? ये होता है आपका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नॉर्मलता इंटू विलयन का आयतन ml में। अब यहां पर देखो नॉर्मलता नहीं दी है, क्या दी है? मोलरता दी है, मोलैरिटी दी है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक, अब ये एन फैक्टर क्या है? तो देखो जितना अम्ल, एन फैक्टर ये क्या है? तो एन फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि जितना अम्ल जितने H+ आयन देता है, जैसे मान लो हमें HCl दिया है, तो HCl जो है वो जितने H+ आयन देगा वो उसका एन फैक्टर होगा। तो बताओ भैया HCl कितने हमें H+ आयन देगा? तो तुमने कहा सर 1 देगा, तो इसका मतलब HCl का एन फैक्टर हो गया 1। अब Na2CO3 की अगर बात करते हो तो Na2CO3 जो है ये तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट जितने आयन देता है प्लस वाले या माइनस वाले, बात समझे ही ना? मतलब सॉल्ट जितना प्लस चार्ज देता है या जितना माइनस चार्ज देता है वो उसका एन फैक्टर होता है। तो अगर मैं Na2CO3 को ब्रेक करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? CO2Na प्लस आ जाएगा और CO3 2 माइनस। मैंने कहा भाई पॉजिटिव चार्ज कितना दिया? तो तुमने कहा सर 2 दिया। मैंने कहा नेगेटिव चार्ज कितना दिया? 2 दिया। तो पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है, ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसका देखना है, सॉल्ट का कितना है उतना ही आपका एन फैक्टर हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज 2 है तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। चलो भैया हम जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया? HCl ले लिया और यहाँ पर हमने क्या किया? Na2CO3 ले लिया। अब HCl का एन फैक्टर कितना है? भैया एन फैक्टर कितना है? 1 है। HCl की मोलैरिटी कितनी दी गई है? तो HCl की मोलैरिटी 10 दी गई। HCl का ml में वॉल्यूम कितना है? तो ml में वॉल्यूम 100 है। बात समझी ना? तो ये हो जाएगा, यानी ये मेरे पास में 1000 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। चलो भाई Na2CO3 की बात करो तो Na2CO3 का एन फैक्टर कितना है? तो एन फैक्टर इसका 2 है। Na2CO3 की मोलैरिटी कितनी है? तो 10 है। Na2CO3 के कितना वॉल्यूम लिया ml में? तो 75 लिया, ठीक है ना? तो ये वैल्यू आ जाएगी 1500 मिली इक्विवेलेंट। आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है, बात में नहीं, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1500 माइनस 1000, यानी कि अभी भी 500 मिली इक्विवेलेंट जो होगा वो Na2CO3 बचेगा। तो जब Na2CO3 बचेगा तो वो क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा सॉल्यूशन में, और इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन का निर्माण बेंजीन तथा क्लोरीन की AlCl3 की उपस्थिति में होता है। निम्न में से कौन बेंजीन रिंग से अभिक्रिया करेगा? क्लोराइड आयन दिया है, क्लोरोनियम आयन दिया है, AlCl3 दिया है और AlCl4 माइनस दिया है। तो देखिए रिएक्शन आपको समझ में आ रही है तो आपको आंसर भी इसका पता चल गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए ये बेंजीन है, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और ये बना देता है क्या? क्लोरोबेंजीन बना देता है। तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। ये था बेंजीन। अब आपको समझ में आ रहा है कि AlCl3 जो है वो यहाँ पर क्या काम करता है? तो ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। अच्छा, लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड वो स्पीसीज होते हैं, वो यौगिक होते हैं या वो परमाणु होते हैं जो क्या करते हैं? कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करते हैं। अब क्लोरीन तुमको समझ में आ रहा है कि क्लोरीन के पास में कितने? 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं इधर साइड, और एक इसके साइड में 3 लोन पेयर, यानी कि क्लोरीन अगर आप परमाणु की बात करें तो उसके इसमें उसके पास 3 लोन पेयर हैं, और अगर अणु की बात करें तो 6 लोन पेयर हैं। अब यहाँ से एक परमाणु इसको क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराएगा। डोनेशन से क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड जो होगा वो ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस जो होगी वो शुरू हो जाएगी। इधर से इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है क्या कि इसके पास में पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ से इधर साइड जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो इधर साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड जो होगा वो इधर साइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये इधर साइड शिफ्ट होगा वैसे ये मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है।
इसके ऊपर पार्शियल माइनस आ जाएगा, ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रो बॉन्ड जो होगा वो इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये बन जाएगा क्या, AlCl4 माइनस बन जाएगा और प्लस Cl प्लस बन जाएगा। ये जो Cl प्लस है इसको नाम क्या देते हैं, क्लोरोनियम आयन, और यही जो होता है वो अटैकिंग स्पीसीज होता है, यानी कि यही एक्ट करता है, अटैक करता है। अच्छा, इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये कुछ ऐसा लगता है कि जैसे E प्लस है। ये E प्लस क्या है, तो E प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है। E प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। भाई प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किसकी है, एरोमेटिक कंपाउंड की। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना। तो Cl प्लस जो होगा वो रिंग के ऊपर अटैक करता है। वैसे भी रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों रिच है, क्योंकि इसके पास में 3 पाई बॉन्ड हैं जो कैसे हैं, लूज हैं। ठीक है ना। तो पहले ये जो होगा वो पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बाद में क्या करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना के रिएक्शन कर जाएगा। कुल मिला के हमारे पास आंसर जो आएगा वो बी आ जाएगा। बी जो होगा Cl प्लस आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड गिव्स। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, फिनॉल है, एनिलीन है, बेंजीन है एंड बेंजोइक एसिड है। तो चलिए हम देखते हैं कि रिएक्शन में क्या बनेगा। तो भाई क्या आपको दिया, क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब है कि बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया और बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। ये बन गया। रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, अमोनिया के साथ कर रहे हो। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 है। किसकी उपस्थिति में कर रहे हो, तो Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। भाई कॉपर जो है वो यहाँ पे +1 स्टेट में है। ठीक है ना, क्यूप्रस है। ठीक है ना, कॉपर जो है वो कैसा है, +1 स्टेट में है, क्यूप्रस है। ठीक, तो क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्यूप्रस ऑक्साइड करता क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है वो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है वो हटेगा, बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, और रिएक्शन के लिए, और यहाँ पर NH2 ग्रुप जो होगा वो जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है वो बन जाएगा क्या, एनिलीन बन जाएगा। ठीक है ना, और प्लस आपको समझ में आ रहा है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो HCl यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो एनिलीन जो होगा वो यहाँ पर बनेगा। यानी कि हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें अगर हम देखें तो एनिलीन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बनेगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है CH3CH Br CH2CH3 की एल्कोहलिक क्यूवेट के साथ रिएक्शन कराई गई है। और आपको दिया क्या है, आपको दिया है प्रोपीन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटेन और ब्यूटाइन 1। ठीक है ना। तो चलो भाई अब इसको जरा देख लेते हैं। अभिक्रिया को मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे पास क्या है, CH3 है। इस CH3 को मैंने CH2 और H करके लिख दिया। उसके बाद ये जो है वो CH और ये क्या है, Br है। ठीक, फिर ये CH2 है तो इस CH2 को मैंने CH और H करके लिख दिया। और फिर ये जो है वो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अभिक्रिया रिएक्शन जो हम करा रहे हैं वो किसके साथ करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए एल्कोहलिक KOH जो होता है ये क्या काम करता है, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। ये क्या काम करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। इसका मतलब ये जो है वो क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजनीकरण करता है। ठीक है ना। तो जब ये डिहाइड्रोहेलोजनीकरण करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस अणु से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहाँ पर जरा देखो तो ये वाला, अगर ये इसको मैं मान लूँ कि Br जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह है, तो इसका मतलब ये वाला बगल वाला कार्बन जो होता है वो क्या अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है और इसके बगल वाला कार्बन जो है वो कैसा है, बीटा है। यहाँ पर भी ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा है और ये बगल वाला कार्बन जो है वो कैसा हो गया, बीटा हो गया। अब HBr निकलेगा तो Br यहाँ से निकलेगा और H इन दोनों से निकलेगा। ठीक, मान मैं इसको जरा काउंट कर लूँ तो ये मेरे पास 1, ये बात 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर आ गई। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई कि C1 का हाइड्रोजन जाएगा।
और एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये आ गई कि C3 का हाइड्रोजन जाएगा। अगर C1 का हाइड्रोजन जाता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है, तो हाइड्रो हेलोजन दोनों निकलेंगे, तो जरा क्या बन जाएगा, जरा देखो, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, CH2। अब यहाँ पर क्या हुआ, आधा बॉन्ड ये और एक आधा बॉन्ड ये, तो एक बॉन्ड बन गया, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा क्या, CH, और इधर कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो भैया ये हो गया CH2 और ये CH3। अच्छा, अब अगर मान लो C3 का जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और हेलोजन है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो ये गया, तो भाई क्या होगा, यहाँ पर कोई चेंज आया क्या, ना, तो ये CH3। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड ये CH हो गया, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड ये फिर CH हो गया, और ये बन जाएगा क्या, CH3। हमने कहा भाई जरा इसका नाम देखो, तो तुमने बोला सर 1 के बाद इन है और 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो इसका मतलब है कि ब्यूटीन 1 हो गया, और मैंने इसकी बात की तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2 हो जाएगा, यानी कि ब्यूट 2 इन हो जाएगा और ये ब्यूट 1 इन हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, इनमें से कौन सा मेन प्रोडक्ट बोल रहा है, भाई मेन प्रोडक्ट बोल रहा है, इनमें से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा, माइनर, और दूसरा कैसा होगा, मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एल्कीन बनता है तो मेजर प्रोडक्ट वो होता है जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन में कम से कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन में कम से कम हाइड्रोजन, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अधिक से अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन जो होता है वो मेजर होता है। तो चलो भाई देख लेते हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक तो हाइड्रोजन इसके पास में और 2 हाइड्रोजन इसके पास, टोटल 3 हाइड्रोजन इसके पास में हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन की मैं बात करूं तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 2 हाइड्रोजन यहां पर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला एल्कीन कैसा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एल्काइल समूह है, ठीक है ना, एक इधर मिथाइल लगा, एक इधर मिथाइल, 2 एल्काइल, यहाँ पर सिर्फ इधर ही एल्काइल लगा हुआ है, ठीक है ना। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यानी कि अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है। तो इसका मतलब है कि मेजर प्रोडक्ट यही हो जाएगा, मुख्य उत्पाद हमारा ये हो जाएगा। तो फिर ये वाला कैसा होगा, ये जो है वो माइनर हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ठीक है ना। तो कौन सा है, ब्यूटवीन। अब ऑप्शन में देखो तो भाई ब्यूटवीन ये वाला है, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन विद अल्कोहलिक पोटास गिव्स, 1 क्लोरोब्यूटेन से अल्कोहलिक पोटास अभिक्रिया करके देता है ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल 2, ठीक है ना। तो भाई देखिए आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअल में एल्किल हैलाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है, और आपको दिया गया 1 क्लोरोब्यूटेन। तो भाई ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4 हैं, 1 पोजीशन पे क्या लगा दिया, क्लोरीन। चलो भैया हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, ये कार्बन 2 बना रहा है, 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन, ये वाला एक ही बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया अब क्या, 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसकी रिएक्शन हम कर किसके साथ रहे हैं, तो हम कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH। मतलब क्या किया कि मैंने लिया अल्कोहल और उसमें मिला दिया क्या, पोटास का, कॉस्टिक पोटास, ठीक है ना, अल्कोहलिक KOH हो गया। तुमको समझ में आता है कि जब भी अल्कोहलिक KOH का यूज़ करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, तो ये जो होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन देता है। ये क्या करता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन देता है। हिंदी में कहते हैं क्या, बिहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो ये बिहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन जो होगा वो निकलेगा मॉलिक्यूल से। अच्छा, अब ये जरा देखो कि ये तो 1 पोजीशन पे ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले कार्बन से अगर क्लोरीन निकलेगा तो इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ से बगल वाले कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये HCl यहाँ से निकल गया, ठीक। तो भाई क्या बन गया, यहाँ का बॉन्ड, आधा बॉन्ड ये, आधा बॉन्ड ये मिलके बन गया क्या, पूरा बॉन्ड। तो मतलब क्या बन गया, ये बन गया H2C, और ये हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, बच गया क्या, CH, फिर सिंगल बॉन्ड आगे, इसमें कोई चेंज हुआ क्या, ना। तो ये लिख देंगे CH2CH3, नाम जरा बोलो। तो इसका 1 2 3 4, 1 के बाद इन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब ये क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि फॉस्जीन है PH3 POCl3 CH2 और COCl2। तो देखिए फॉस्जीन जो है ये एक्चुअल में इसको हम बोलते क्या है, COCl2 को हम नाम देते क्या है, फॉस्जीन। इसको हम नाम एक और भी देते हैं कार्बोनाइल डाइक्लोराइड, या फिर हम इसको एक नाम और भी देते हैं, जनरली इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी कह देते हैं। एक और भी नाम इसका है डाइक्लोरोफॉर्माइल। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन के लिए एक और कंपाउंड दिया हुआ है PH3, इसका नाम जो है वो फॉस्फीन है, ठीक है ना। फॉस्फीन जो है वो एक्चुअल में COCl2 है और फॉस्फीन जो है PH3 है। फॉस्फीन जो होता है वो क्लोरोफॉर्म से बनता है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉलिक्यूल हुज इमेज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर देम आर नोन एज कायरल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। अणु जिनका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अति व्यापित नहीं होता है कायरल कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा अणु कायरल होगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया हुआ है, 1 ब्रोमोब्यूटेन दिया, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल दिया हुआ है। देखिए कुल मिला के यहाँ पर आपको एक अणु ढूंढना है, एक मॉलिक्यूल ढूंढना है जो कैसा है, कायरल है। कायरल मॉलिक्यूल में एक कंडीशन और भी होती है कि इसका जो कार्बन होता है उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं, अलग अलग परमाणु से या अलग अलग अणु से सेटिस्फाई होती हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि भाई ऐसा कौन सा हमें कायरल मिलता है, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या उसकी मिरर इमेज जो है वो ओवरलैप कर रही है, वो जो है उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला दिया 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया हुआ है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको समझ में आ रहा है कितने कार्बन है, टोटल 4 है। 1 2 3 4 हो गया। 2 पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो तो यहाँ हो जाएगा, कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन। इस वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। चलो भाई पहला तो ये बन गया। इसके बाद बी में 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो भाई फिर से देखो तो 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 पे ब्रोमीन लग गया, ठीक है ना। 1 कार्बन 1 2 3 4 ये हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। अगला देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो प्रोपेन में कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो 1 2 3 हो गया। 2 पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन। अब ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला 3 बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इसके बाद 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल, तो भाई प्रोपेन तो कार्बन कितने 3। अब 1 2 3, 2 पे क्या है, ब्रोमीन है और 2 पे ही ऑल भी है, 2 ऑल भी है, ठीक है। अब देखो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। ये वाला कार्बन क्या बना रहा है, 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। चलो भाई ठीक। अब आपको देखना है कि कायरल कार्बन कौन सा है। कायरल कार्बन वो कायरल कार्बन होता है जिसमें कि जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं वो सारे के सारे कैसे लगे हैं, अलग ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम इस कार्बन को नाम देते हैं क्या है, कायरल कार्बन नाम देते हैं। तो चलो भाई देख ले, पहले वाले में देखो, तो पहले वाले में अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो इधर साइड इस पे लगा हुआ है क्या, मिथाइल। ये आप लिखते चले आओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अलग अलग ग्रुप हैं। इधर साइड इस पे लगा हुआ है क्या, ब्रोमीन। यहाँ पर अगर देखें तो क्या लगा, हाइड्रोजन। और इधर साइड देखें तो इस पे लगा हुआ है इथाइल। तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये ए बी ई और डी टाइप का है। बात समझ में आई ना। ये चारों कार्बन, चारों ग्रुप जो है वो अलग अलग लगे हुए हैं। इसकी वजह से ये कार्बन कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। कायरल कार्बन को हम स्टार लगा के दिखाते हैं तो ये इसका मतलब ये कार्बन कायरल हो जाएगा। क्या इनमें से और भी कोई कायरल होगा, चलो देख लेते हैं भाई। अब जरा देखो 1 मिनट के लिए, इस वाले ब्रोमीन, इस वाले में देखो तो ये ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये ब्रोमीन लगा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रोपाइल लगा हुआ है। अब इस वाले में देखो, इस वाले कार्बन में ये वाला हाइड्रोजन एक इधर लगा एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन लग गए। इसका मतलब ये कुछ इस तरह का हो गया, ये ए हो गया तो ये बी हो गया और ये ई हो गया और ये भी ई हो गया। बात समझ आई ना। तो यानी कि ए बी सी डी सी ई डी टाइप का नहीं है, तो इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा। चलो भाई जरा इसको देख लो। इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लग गया क्या, एक ब्रोमीन लग गया। यहाँ पर जो है वो क्या लग गया, मिथाइल।
यहाँ पर देखें तो ये लग गया क्या, हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखें तो लग गया क्या, मिथाइल। इसको अगर हम देखें तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ये फिर से बी हो गया। बात में तो यहाँ पर भी दो ग्रुप जो है वो सेम आ गए, यानी कि ये भी कायरल नहीं होगा, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। इस वाले को देखें तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि दो मिथाइल जो है वो कैसे हैं, सेम है, इसका मतलब ये भी कायरल नहीं होगा, माने कि ए जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, कह रहा है कि क्लोरोपिकरिन इज CCl3HNO2 CCl3NO2 और फिर CCl2NO2 होल ट्वाइस और फिर CCl2H2NO2। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्लोरोपिकरिन जो होता है इसका एक्चुअल में फार्मूला जो होता है वो CCl3NO2 होता है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि CHCl3 जो होता है वो किसका फार्मूला है, क्लोरोफॉर्म का। तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और NO2 लगाया, तो इसका मतलब ये, इसको हम एक नाम और भी दे देते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक। IUPAC नेम की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, एक कार्बन है ना, ठीक है ना, और एक कार्बन और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है भाई। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये Cl है, ये Cl है, ये Cl और ये क्या लगा है, NO2 लगा हुआ है। तो एक कार्बन होने की वजह से, सारे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये मेथेन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक कभी कभी लिख देते हैं नाइट्रो ट्राइक्लोरो मेथेन, बट नाइट्रो ट्राइक्लोरोमेथेन जो है वो सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सी पहले आएगा और बाद में जो होगा वो क्या आएगा, वो एन आता है, तो ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन जो है वो आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव्स ए हैलो फॉर्म रिएक्शन, निम्न में से कौन सा यौगिक हैलो फॉर्म अभिक्रिया देता है, RCOCH3, RCOCl, RNH2 और RNO2। तो देखिए एक्चुअल में हैलो फॉर्म जो होता है वो मिथाइल कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, या फिर उन यौगिकों को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है जो कि हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे आप देख रहे हो कि मिथाइल कीटोन दिया हुआ है। इस कंपाउंड को अगर आप देखो तो इस कंपाउंड को ओपन करो तो RC डबल बॉन्डो CH3 दिया हुआ है, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप आपको मिल गया है। इसका मतलब ये कि आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज, क्लोरोफॉर्म प्रयुक्त होता है इंसेक्टिसाइड कीटनाशक के रूप में, फंजीसाइड कवकनाशी के रूप में, एंड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एक औद्योगिक विलायक के रूप में, एंड एब्जॉर्बेंट एक अवशोषक के रूप में। तो देखिए क्लोरोफॉर्म जो है वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि औद्योगिक विलायक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो उस केस में इसका आंसर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि CHCl3 ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर देता है। पहला है फॉस्जीन है, फिर है फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक अम्ल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और फिर क्लोरोपिकरिन है, ठीक है ना। रिएक्शन करते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म जो है ये एक्चुअल में जब सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन में की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके ये एक जहरीली गैस बनाता है COCl2, जिसको हम नाम देते हैं क्या है, फॉस्जीन नाम देते हैं, ठीक है। तो तुमको समझ में आ रहा है कि COCl2 यहाँ से देखो C निकल गया, ठीक है, और CO और ये Cl2 दो निकल गए, अब बचा क्या है, तो 2HCl बच गया, ठीक है। तो 2HCl यहाँ से निकल जाता है। फॉस्जीन को हम एक नाम और भी देते हैं, डाइक्लोरो कार्बोनाइल, या फिर इसको एक नाम देते हैं कार्बोनाइल डाइक्लोराइड, कभी कभी हम इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्जीन गैस बनती है, काफ़ी जहरीली होती है, ठीक है ना। इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म है ये एक्चुअल में ब्राउन बॉटल में रखा जाता है और इसको जो है पूरा पूरा भरा जाता है, पूरा भरा जाता है, जिससे कि यहाँ पर कहीं पर भी एयर ना आ सके, ठीक है ना। अगर बॉटल दूसरी है तो फिर यहाँ पर ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का गहरा जो है वो पेपर लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनलाइट ना पहुँच सके, क्योंकि ये जहरीली गैस बना देता है, ठीक। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है एथेनॉल, फिर बेंजोफिनोन, फिर एथेनल और फिर एसीटोफिनोन। तो अब इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? तो देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, कॉमनली मैं इसको हैलोफॉर्म की बात कर रहा हूँ, हैलोफॉर्म अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ।
ये एक्चुअल में जो है वो मिथाइल कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें मिथाइल कीटोन जो है अगर होता है तो उसमें ये मिथाइल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, हैलो फॉर्म बना देता है। ठीक, अच्छा मान लो कि मिथाइल कीटोन नहीं है, तब क्या होगा? मान लो कि मिथाइल कीटोन नहीं है, तब कौन दे सकता है? तो देखो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हैलोजन के साथ में हम NaOH का यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं, KOH वगैरह ले सकते हैं। तो उस केस में ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो जैसे मान लो कोई कंपाउंड मेरे पास है CH3CH और ये X है। अब तुम जैसे ही NaOH मिलाओगे तो NaOH मिलाने पर ये CH3CH और OH बना देगा, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, ये इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऑक्सीकृत होकर मिथाइल कीटोन का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तीन कंपाउंड जो हैं वो इस तरह की रिएक्शन दे सकते हैं। तो चलो भैया ऑप्शन में हम देख सकते हैं। तो पहला आ रहा है मेरे पास एथेनॉल। तो चलो भाई एथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लें तो CH3 हो जाएगा और ये CH2 और ये OH हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कुछ थोड़ा सा ओपन कर दूं तो ये CH2OH इस तरह से है, तो मुझे ये ग्रुप मिल जा रहा है, यानी कि मेरे को ये ग्रुप मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि ये हैलो फॉर्म रिएक्शन देगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब अगला आ जाओ बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन की अगर मैं बात करता हूं तो बेंजीन, दो बेंजीन लगा दीजिए और C डबल बॉन्ड O बना दीजिए, तो ये बन जाएगा क्या, बेंजोफिनोन बन जाएगा, ठीक है ना। अब इस बेंजोफिनोन में कहीं पर आपको CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिला, CH3 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है कि यही जो होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। चलो भाई अगला भी देख लेते हैं, एथेनल एल्डिहाइड है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H हो जाएगा। यहाँ पर हमको कुछ इस तरह का ग्रुप मिल रहा है जो कि ये वाला है, इसका मतलब है कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला आ रहा है एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन की बात करें तो इसमें CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये लग जाएगी क्या, रिंग लग जाएगी, और ये CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हमको यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। तो अब हमको एक बात ये समझ में आ गई कि बी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं देगा, ठीक है ना। बाकी सब में आपको कहीं ना कहीं CH3 C डबल बॉन्ड O या CHOH मिल रहा है, जिसके कारण ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक, आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच मिक्सचर इज यूज्ड फॉर टू परफॉर्म द कार्बोलामीन टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बोलामीन परीक्षण किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म एंड सिल्वर पाउडर, क्लोरोफॉर्म एंड रजत चूर्ण। दूसरा दिया है ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन एंड अ प्राइमरी अमीन, त्रि हेलोजनीकृत मीथेन तथा एक प्राथमिक अमीन, एंड एल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी अमीन, एक एल्काइल हैलाइड तथा एक प्राथमिक अमीन, एंड एल्काइल साइनाइड एंड प्राइमरी अमीन, एक एल्काइल साइनाइड तथा एक प्राथमिक अमीन, ठीक है। तो किस मिक्सचर का हम यहाँ पर यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो हम कार्बोलामीन रिएक्शन देखेंगे। देखिए कार्बोलामीन रिएक्शन का यूज जो होता है वो प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है, प्राथमिक अमीन को पता करने में किया जाता है। इसके लिए हम इसकी रिएक्शन जो है वो CHX3 के साथ में करा देते हैं। मान लो मैंने CHCl3 ले लिया, CHBr3 या CHI3 ले लिया, ठीक है ना, और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बेस मिला देते हैं, KOH मिलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बना देता है फाउल स्मेलिंग जो होता है RNC बना देता है, जिसको हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। फाउल की जैसी इसकी स्मेल होती है और तुरंत जो है ये पता चल जाता है कि भाई ये कार्बोलामीन आइसोसाइनाइड है, इसी को हम कार्बोलामीन भी कहते हैं। यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड बनता है, इसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम जो है कार्बोलामीन तो है, कार्बोलामीन भी बोलते हैं, तो इसलिए कार्बोलामीन रिएक्शन तो कहते ही हैं। साथ में हम इसका एक नाम और भी देते हैं, हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो यह हाफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी होती है। तो RNC यहाँ पर बन जाता है और प्लस जो होगा वो 3KCl जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है ना। और प्लस आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर H2O निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं और 3 3 6 है, यानी कि 3H2O निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो है वो कार्बोलामीन रिएक्शन है। अब जरा आंसर देख लो। तो पहला तो क्या प्राथमिक अमीन है और दूसरा ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन है। आपको ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन मिल रहा है, ठीक है ना, 3 हेलोजन के साथ में, मतलब अगर इसका नाम लेंगे तो ट्राई हेलोजिनेटेड बाई ट्राइक्लोरोमीथेन नाम आएगा ना। जैसे मान लो CHCl3 ले लिया तो इसका नाम क्या आएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड व्हाट इज फॉर्म्ड। क्लोरोफॉर्म की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर बनता है।
पहला है CHCl3.NO2, फिर CnO2Cl3, फिर CHCl3.HNO3 और CHCl2.NO2। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो ये हो जाएगा CHCl3 और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HNO3 के साथ, और ये भी कैसा है, कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से CCl3 और यहाँ से NO2 निकल जाएगा और ये बना देता है CCl3NO2। हालांकि रिएक्शन की मैकेनिज्म है, बट यहाँ पर सीधे हम लोगों को देखना है। और यहाँ से क्या बचा, H, और यहाँ HOH बचा, तो इसका मतलब है, मतलब OH बचा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा क्या, H2O बन जाएगा। कंपाउंड का नाम क्या है, तो कंपाउंड का नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन बन जाता है, इसको हम क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। ठीक है ना, और IUPAC नेम में तुमको समझ में आ रहा है क्या आना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राईक्लोरो, और ये हो जाएगा नाइट्रो, और ये हो जाएगा मेथिन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ट्राईक्लोरो नाइट्रो मीथेन। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाता है। तो इसका मतलब है कि आंसर जो है वो आंसर जो होगा ये ही सही कर लेते हैं, ये सही होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा मुझसे। ठीक है, CCl3.NO2 ये बनेगा। ठीक, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है द कंपाउंड विच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, यौगिक जो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। दिया है CH3 CH2 CO CH2 CH3, फिर CH3 होल ट्वाइस CHOH, फिर CH3 CH2 CO C6H5, फिर CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। तो देखिए, अगर हम एक्चुअल में आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो मिथाइल कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, या फिर वो यौगिक जो कि हैलोजन और बेस की प्रेजेंस में, हैलोजन और बेस की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके बना देते हैं, क्या है, मिथाइल कीटोन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको C डबल बॉन्ड O और CH और एल्कोहल दिया हुआ है। चलिए हम इनको बना के देख लेते हैं। तो पहला जरा अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर CH3 नहीं है, ये नहीं मिल रहा, इसकी वजह से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना, अगला B वाला देख लो। चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 और ये CH और ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, CH3। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये CH3 CHOH ग्रुप यहाँ पर मिल रहा है, CH3 CHOH ग्रुप यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला आ जाओ इधर साइड। तो इधर साइड में आप देखो, जरा देख लो, तो CO के इधर साइड CH2 है और इधर साइड C6H5 है। CO के CH3 चाहिए था, बट CH3 है नहीं, और C6H5 ना तो CH3 है, इधर साइड है ना इधर साइड है, तो ये भी नहीं देगा। इधर साइड देख लो तो OH, यहाँ पर जरा देखो, तो तुम्हें क्या चाहिए था, CHOH के बाद में CH3 चाहिए। तो मान लो अगर मैं इसको CHOH कह भी दूं तो उसके बाद CH2 है, जरा देख लेते हैं। तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, और ये हो गया क्या, OH। अब यहाँ पर आप देखो CH3 की जगह CH2 है, तो इसकी वजह से ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।